नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। गोपालगंज हत्याकांड मामले में बिहार की सियासत तेज हो गई है। पहले नेता प्रतिपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर नजर आए, लेकिन अब इस मामले में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। जी हां, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सोशल मीडिया के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में प्रत्यक्षदर्शी का बयान नोट कर लिया गया है, दर्ज कर लिया गया है और उस बयान के मुताबिक जब ये घटना हुई थी, घटनास्थल पर जेडीयू विधायक पप्पू पांडे उपस्थित नहीं थे, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी ने ये साफ तौर पर कहा है कि इस घटना की साजिश, इस घटना की प्लानिंग पप्पू पांडे ने ही की है। डीजीपी का कहना है कि साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, सबूत का पता लगाया जा रहा है, सबूत को खंगाला जा रहा है, इसमें वक्त लग सकता है। क्या कुछ कहा है डीजीपी ने? गोपालगंज में एक ट्रिपल मर्डर केस हुआ है, जिसको लेकर सोशल मीडिया में बहुत तरह की अफवाहें चल रही हैं। ज़्यादा लोग जो पूरी तरह से घटना को नहीं जानते हैं, वो गलत तरह की अफवाहों के चलने के कारण गलत परसेप्शन भी बना लेते हैं और उस परसेप्शन के आधार पर टिप्पणी भी करने लगते हैं। कुछ लोग सच्चाई को जानते हुए भी गलत मोटिव से कुछ लिखते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ज्यादा लोग इनोसेंटली, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि सच्चाई क्या है, इसलिए वो अलग तरह से परसेप्शन बना लेते हैं। तो मैं लाइव आया नहीं, मुझे जबरदस्ती बुलाया गया, नहीं तो हर घटना पर, हर मर्डर के केस में या किसी भी केस में डीजीपी को लाइव आने की जरूरत नहीं है। हमारे एडीजी हेडक्वार्टर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैंने आज तक 1.5 साल में कोई पीसी नहीं की है। एक भी पुलिस मुख्यालय से एडीजी हेडक्वार्टर पुलिस विभाग के प्रवक्ता हैं और हर महत्वपूर्ण घटना पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मुझे आना पड़ा। सोशल मीडिया पर इतने तरह की खबरें चली कि मुझे जबरदस्ती आना पड़ा ताकि लोगों को मैं बता सकूं कितने बड़े बड़े जनसंहार हुए हैं इस बिहार में, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। कभी डीजीपी कोई आता है फेसबुक लाइव पर, उसकी जरूरत नहीं। लेकिन ये कांड थोड़ा अलग है। जैसे हत्याएं तो बहुत होती हैं, तो सब हत्या का केस देखने कोई डीजीपी जाता? कोई डीजीपी किसी मर्डर केस, डकैती, कोई केस देखने नहीं जाता। लेकिन मैं गोपालगंज गया। किस लिए गया? कि वो हत्या का जो केस हुआ था वो बहुत महत्वपूर्ण था। 5 बच्चे हैं, 3 मुसलमान के हैं, 2 हिंदू के हैं, 5 माइनर हैं, आपस में खेलते हैं, एक साथ घूमते हैं, बहुत गहरी दोस्ती है, रोज की तरह एक दिन खेलने जाते हैं। 4 बच्चे तो शाम को लौट आते हैं, एक बच्चा नहीं आता है। बच्चे के घर के लोग पूछताछ करते हैं, ये चारों बच्चे झूठ बोलते हैं। कड़ाई से पूछताछ होती है तो सुबह बताते हैं एक बच्चा नदी में डूब गया। आगे आगे आते हैं, पीछे से पूरा गांव आता है, उस पर तो अनुसंधान चल रहा है, डूब गया या डुबाया गया। लड़के के पिता ये प्राथमिकी दर्ज करते हैं कि इसको मार करके डुबा दिया गया और चारों दोस्तों को अभियुक्त बनाते हैं, 2 और को बनाते हैं। अब मारकर डुबा दिया गया या डूब करके मरा। लेकिन कहीं दिल्ली से बैठे बैठे कोई न्यूज चला देता है कि बालक की मस्जिद में बलि दे दी गई। अब इतना बड़ा हंगामा मचता है, ये न्यूज इतनी तेजी से फैलता है कि पूरे गोपालगंज ही में नहीं, गोपालगंज के बाहर आसपास के पड़ोसी राज्यों में और दिल्ली तक बड़े बड़े लोग ट्वीट करने लगते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं और बाहर ये परसेप्शन बनने लगता है गोपालगंज गांव के बाहर कि सही में किसी हिंदू लड़के की मस्जिद में बलि दे दी गई।
डीआईजी को भेजता हूँ, एसपी को बोलता हूँ, वो भी जाते हैं, खंडन करते हैं, प्रेस को बताते हैं कि सांप्रदायिक मामला नहीं है, लेकिन कोई असर नहीं होता। मुझे लगता है कि पूरा बिहार कहीं ऐसा न हो कि फसाद में फंस जाए, मजहबी नफरत की आग में झुलस न जाए, तो मुझे जाना पड़ता है। गोपालगंज में 3 घटनाएं हुई हैं लगातार। ये तीनों को आप समझ लीजिए और तीनों की क्या स्थिति है उसको समझ लीजिए। उसके बाद आप अगर निष्पक्ष हैं तो आपको पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। 3/5/20 को एक मारपीट की छोटी घटना होती है जिसमें सतीश पांडे, मुकेश पांडे अपने गांव में किसी भगवान तिवारी को पीटते हैं और उसका एक मुकदमा होता है। उसमें उनका वारंट प्रे हुआ, अरेस्ट भी हो गए, वो तो बात अलग है। मैं हत्या की बात कर रहा हूं। सबसे पहले 9 मई को उचका गांव थाना में बरवा मठ के पास शंभू मिश्रा नामक एक व्यक्ति की हत्या होती है। इस शंभू मिश्रा की हत्या में 6 आदमी को नामजद अभियुक्त बनाया जाता है। इसमें 2 आदमी के विरुद्ध जांच में आरोप के लिए अभी साक्ष्य नहीं आया है, 4 आदमी के विरुद्ध साक्ष्य आया है। तो पहली हत्या, इसमें एक ही आदमी की गिरफ्तारी हुई है, 3 फरार हैं, 2 के खिलाफ साक्ष्य नहीं आया है। यह पहली हत्या है 9 मई को, जिसमें जो सतीश पांडे है उसके किसी नजदीकी आदमी, जो बहुत दिन से बताया जाता है कि 30 साल से उनके साथ रहते थे, शंभू मिश्रा की हत्या होती है। ये पहली। उसके बाद ये बहुचर्चित कांड, ट्रिपल हत्याकांड की घटना होती है 24 मई को। ये हथुआ थाना में होती है। इसमें अपराधी आते हैं। अब घटना कैसे होती थी? अपराधी आते हैं, अपराधी का लक्ष्य क्या है, टारगेट कौन है? जयप्रकाश चौधरी। उनको मारने के लिए आते हैं, उतर के उसके बारे में पूछते हैं। जयप्रकाश चौधरी जी के पिताजी महेश चौधरी भी वहाँ हैं, उनकी माँ संकेतिया देवी भी वहाँ हैं, उनके भाई शांतनु चौधरी जी कुछ छत पर हैं। जैसे उन लोगों को पता चलता है कि ये लोग अपराधी हैं और जयप्रकाश चौधरी को मारने के लिए आए हैं, तो डंडे से 2 लाठी महेश चौधरी मारते हैं एक अपराधी को। संकेतिया देवी अपने बचाव में ईंटा फेंकती हैं और ऊपर से शांतनु चौधरी अपने भाई के जीवन की रक्षा के लिए गाली देते हुए बोलते हैं मैं तुरंत उतरता हूं। ये तीनों लोग को ये अपराधी गोली मार देते हैं। गोली जयप्रकाश चौधरी को भी लगती है, वो आज भी हॉस्पिटल में है। मुझे ये भी नहीं पता था कि पीएमसीएच में है, आज हमको पता चला। तो 3 व्यक्तियों की ये मृत्यु होती है। एक मोटरसाइकिल वहां से बरामद होती है। अब ये 24 तारीख को शाम को घटना होती है, बयान आता है, 25 को इसका सुबह में एफआईआर होता है। इसमें 4 आदमी को अभियुक्त बनाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा। वादी हैं इसके जयप्रकाश चौधरी जी, जो 4 आदमी को प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त बनाते हैं। पहला सतीश पांडे, दूसरा मुकेश पांडे, तीसरा बटेश्वर पांडे। 3 आदमी को ये गोली मारने की प्रत्यक्षदर्शी, मतलब ये जो गवाह जिसको कह सकते हैं, वो कहते हैं ये 3 आदमी ने गोली मारी। एक अन्य पप्पू पांडे के बारे, जो माननीय वहां के विधायक हैं, इनका कहना है कि 4 दिन पहले इन्होंने हमको धमकी दी थी, तो इसमें इनकी साजिश हो सकती है। मैं एकदम टेक्निकल लीगल पॉइंट आपको डिस्कस कर रहा हूं। मैं समझ रहा हूं आप जो सुन रहे हैं उसमें वकील भी होंगे, विद्वान भी होंगे, पुलिस के भी लोग होंगे, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार लोग भी होंगे। आप देखिए, वादी ये नहीं कहता कि गोली मारने में यहाँ पप्पू पांडे भी थे। वो
कहता है लिखित कि 4 दिन पहले हमको एक जगह पर मुकेश पांडे और पप्पू पांडे ने रोक कर हमको धमकी दी। यहां घटना स्थल पर पप्पू पांडे के होने की बात तो वादी भी नहीं करता, साजिश की बात करता है। अब साजिश क्या है? साजिश आपके मन का संदेह भी हो सकता है, मन का विश्वास भी हो सकता है, ये सच भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है। कानूनी रूप से चार्जशीट करने के लिए साजिश के बिंदु पर अनुसंधान करके साक्ष्य जुटाना पड़ता है और वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें समय लगता है। मेरा इतना ही कहना है। 3 आदमी जिसको वादी ने बताया कि ये गोली मारने में थे, सतीश पांडे, मुकेश पांडे, बटेश्वर पांडे, तीनों गिरफ्तार। एफआईआर होने के साथ जैसे एफआईआर होता है और हमारे ये जो विक्टिम है, पीड़ित हैं 3 आदमी की, अंतिम संस्कार होने के लिए जाता है, चिता में आग लगाई जाती है, पूरी तरह से संस्कार संपन्न भी नहीं होता है, उसके पहले पुलिस मेरे आदेश पर, जैसे मुझे सूचना मिलती है, मैंने कहा तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए और तुरंत सतीश पांडे की गिरफ्तारी होती है, मुकेश पांडे की गिरफ्तारी होती है, 25 को एफआईआर, 26 को इनकी, और एक जो बचा हुआ बटेश्वर पांडे, उसकी भी आज गिरफ्तारी। तीनों जिसको घटना स्थल पर गोली मारने की बात बताई जाती है, तीनों की गिरफ्तारी हो गई। अब ये गलत सूचना जो किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए जिम्मेदार आदमी को देते हैं, वो उनके शुभचिंतक नहीं है, उनको सत्यापन इसका करना चाहिए। मैं सिर्फ बता दूं, इसमें किसी भी कांड में विधायक पप्पू पांडे नामजद अभियुक्त नहीं है, कहीं से भी एफआईआर में उनका नाम नहीं है। तो ऐसे कांडों के बारे में, और जो सतीश पांडे की बात कर रहे हैं, तो सतीश पांडे का मैंने आपराधिक इतिहास मंगाया। ये वो सतीश पांडे हैं जो 45 केसों में इनका नाम है। अभी ये वांटेड नहीं है किसी केस में, सब में बेल ले लिए, वो अलग बात है, मुकदमे कोर्ट में वो अलग बात है, लेकिन ये सतीश पांडे पर 45 केस हैं, और केस चोरी के हैं, डकैती के हैं, आमसे के हैं, हत्या के हैं, हत्या के प्रयास करने के हैं, अपहरण के हैं। तो सतीश पांडे अपराधी हैं, और जिस दूसरे माननीय की बात कर रहे हैं उनके भी आपराधिक इतिहास है, मुकेश पांडे के भी आपराधिक इतिहास है। तो जो जिसका आपराधिक इतिहास है उसके साथ समझौता करने के बजाय मर जाना पसंद करेगा। अब मेरा क्या है, हम पर भरोसा रखिए और इस बात का भी भरोसा रखिए कि पुलिस किसी के दबाव में नहीं है। सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश है, एक एक आदमी को चुन करके निकालिए जो गुंडों का, क्रिमिनल का और ऐसे अपराधियों का रैकेट चलाता है, चाहे वो किसी जात का हो, किसी मजहब का। स्पष्ट खुला हाथ है पुलिस को। हमें काम करने में सहयोग करें, और आज अंत में जनता से मैं यही कहूँगा कि मुझे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, लेकिन इतना प्यार न करिए कि लोग जलने लगें। मैं आपका सेवक हूँ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, और मैं बाकी लोगों से कहूँगा, सब लोगों से, कुछ भी लिखने के पहले, कुछ भी बोलने के पहले ये ध्यान में रखिए कि काम करने वाले पदाधिकारियों का अगर मनोबल टूटेगा, ये बिहार के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरा आप सबों को प्रणाम।